देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तराखंड की बुलेटिन में। मैं दीपिका आपके साथ खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन, दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली, 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित। नैनीताल बस हादसे में घायलों से मिले सीएम धामी, सीएम ने कहा जरूरत पड़े तो गंभीर घायलों को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश लाया जाए। राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर मौलिक का संवरेगा आशियान, अलग से बनेगी कार्य योजना, खाका खींचने से जुटा वन विभाग। उत्तराखंड में नेशनल गेम्स का काउंटडाउन शुरू, मसाला यात्रा को मुख्यमंत्री ने किया रवाना। प्रदेश भर में 33 किलोमीटर तक जाएगी यात्रा। नैनीताल बस हादसे में एक और मौत, नर्सिंग कॉलेज की छात्रा ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा, मृतकों की संख्या 5 हुई। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन होगा शुरू, कर्मचारियों की ट्रेनिंग का काम भी पूरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर मसूरी से बता रहे हैं, जहां मसूरी में विंटर लाइन कार्निवाल 2024 का शुभारंभ हो गया है। जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल और एसएसपी देहरादून अजय सिंह द्वारा संयुक्त रूप से मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल का ध्वजारोहण कर शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर एसडीएम सदर हरगिरी ने जिलाधिकारी को पुष्प गुच्छ और मोमेंटो देकर स्वागत किया। इस मौके पर मसूरी फूड फेस्टिवल का भी जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा शुभारंभ किया गया। उनके द्वारा माल रोड पर स्थापित विभिन्न फूड स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। वहीं पहाड़ी उत्पादों से तैयार व्यंजनों का भी आनंद लिया गया। जिलाधिकारी ने मसूरी माल रोड पर संचालित होने वाली गोल्फ कार्ट, शटल सेवा और नगर पालिका द्वारा संचालित होने वाली नगर बस सेवा, हाइड्रोलिक ट्रक को भी हरी झंडी देकर रवाना किया गया। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि मसूरी विंटर लाइन कार्निवल जहां पर्यटन को बढ़ावा देता है, वहीं देश विदेश से मसूरी आने वाले पर्यटकों को उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाले उत्पाद से तैयार पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद भी लेता है। मसूरी होटल एसोसिएशन मसूरी और जो कल्चर है, फूडिंग है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उसको शोकेस किया जा रहा है विभिन्न आयोजनों से। हमारे एसएसपी साहब यही अपील करेंगे कि टूरिस्ट आर वेरी मच वेलकम, पर साथ साथ जो यहाँ के लोकल नॉर्म्स हैं, हमारे नियम कानून हैं और कुछ उन्हीं के पब्लिक इंटरेस्ट में जो प्रतिबंध हैं उनका पालन आवश्यक करें और सुखद एहसास यहाँ से लेकर जाएं। कानून व्यवस्था को लेकर तो नॉर्मल स्थिति रहती है, लेकिन जो ट्रैफिक व्यवस्था है, देखिए जिस हिसाब से टूरिस्ट आते हैं, खासकर विंटर कार्निवाल है, नया साल है, तो टूरिस्ट अचानक से जब आते हैं, वीकेंड लंबे होते हैं, तो नेचुरल सी बात है उसमें यहाँ पार्किंग की शॉर्टेज पड़ जाती है। इसको देखते हुए नई पार्किंग क्रिएट की गई है और शटल सर्विस भी शुरू की गई, जहाँ मुझे लगता है इससे काफ़ी फायदा होगा। और नीचे भी हमने पार्किंग बनाई है, जहाँ पर अगर यात्री आना चाह रहे हैं और यहाँ पर पार्किंग फुल है तो लोग वापस चले आते हैं कि वहाँ पार्किंग नहीं मिलेगी, जाम लगेगा, तो नीचे भी उनको शटल सर्विस दी गई है। तो कोशिश है इस बार कि कुछ व्यवस्थाएं दी जाए और इसको देखा जाएगा, अगर इससे फर्क पड़ रहा है और भी हम ऐसी पार्किंग से चिन्हित करके उसको शुरुआत करें। बाकी जैसा अभी एक ही अपील रहती है कि यहाँ टूरिस्ट है, मोस्ट वेलकम, उनका सभी टूरिस्ट आए। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, जहां राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों को धार देने में जुट गए हैं। वहीं प्रशासनिक अमला चुनाव को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य में 23 जनवरी 2025 को मतदान होगा, जबकि मतगणना 25 जनवरी को होगी। नामांकन प्रक्रिया 27 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 31 दिसंबर और 1 जनवरी को होगी, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 2 जनवरी निर्धारित की गई है। काशीपुर के पॉलिटेक्निक परिसर में आज अधिकारियों ने दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान बनने वाले वोटिंग रूम, नामांकन पर्चा बिक्री केंद्र और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। अधिकारियों ने संबंधित टीमों को तैयारियों को और तेज करने के निर्देश दिए। नामांकन प्रक्रिया को लेकर प्रशासन ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें। काशीपुर में कुल 40 वार्ड हैं, जहां चुनाव लड़ने वाले दावेदारों की संख्या अधिक हो सकती है। ऐसे में अंतिम दिन नामांकन केंद्रों पर भीड़ का अंदेशा होगा।
समय रहते नामांकन दाखिल करने से न सिर्फ भीड़ से बचा जा सकता है, बल्कि अगर पर्चों में कोई त्रुटि हो तो उसे सुधारने का पर्याप्त समय भी मिलेगा। ये तो बिक रहे हैं, ये तो ठीक बिक रहे हैं। हाँ, कौन 5 बिक दिया और इन लोगों से मैंने कह भी दिया कि जो कल से ही भरना चालू करो। हाँ, कल से नामांकन वो रस होता है, फिर फॉर्म में गलतियां भी हो जाती हैं। और एक से ज्यादा फॉर्म अगर कोई भरता है तो उसमें जो आप लोग सिंबल का होता है एक पहले यही पास में लगा दो, 2-3 पास में लगा दो, पहले ऐसे सीधी कर दो, फिर कर दो। ऐसा है कि सभी को याद है कि नगर निकाय के चुनाव का कार्यक्रम निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी हो चुका है और दिनांक 27 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ है, जो 30 तारीख तक अनवरत चलते रहेगा और उसके बाद 30 और 1 जनवरी 2025 को उस पर समीक्षा होगी, स्क्रूटनी होगी और 2 तारीख को नाम वापसी है और 3 तारीख को आपका प्रतीक चिन्ह आवंटन का है और 23 तारीख को मतदान का दिन है और 25 जनवरी को मतगणना का। जो निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, आचार संहिता का कोई भी उल्लंघन होगा उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने शनिवार को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग ने सभी पर्वतीय और मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद जताई है। साथ ही मसूरी, धनोल्टी, चकराता, जोशीमठ, औली, नैनीताल, पिथौरागढ़, रानीखेत समेत 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि शुक्रवार को हल्की से मध्यम बारिश के बाद शनिवार को इसमें तेजी आ सकती है। वहीं प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में बहुत हल्की बारिश की संभावना बन रही है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, नैनीताल, देहरादून, बागेश्वर में 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शुक्रवार से ही बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद शनिवार को 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावनाएं हैं। नए साल से पहले मौसम में आ रहे हैं इस बदलाव से साल के आखिर में उत्तराखंड में बड़ी संख्या में पर्यटकों के उमड़ने की उम्मीद की जा रही है। देखिए, उत्तराखंड के लिए जैसे पहले भी बोला था कि 27 और 28 को एक पश्चिमी विक्षोभ फिर से निकलेगा और उसकी वजह से भी जो बर्फबारी है या फिर बारिश है वो प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो अगर हम 27 तारीख के लिए बात करते हैं तो पहाड़ों में मैं कहूँगा कि अनेक जगहों पर हल्की से मध्यम तक की जो बारिश और बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। और मैदानी क्षेत्रों में बात करें तो यहाँ पर कुछ जगहों में हल्की बारिश जो है उसकी संभावना वो देखने को मिल जाएगी। जब आप 28 को जा रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि जो है हिल्स में है वहाँ ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बर्फबारी और जो अंदर के 5 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी भी एक आध जगहों में मिल जाएगी, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर है। तो आप देखेंगे कि इनके 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं तो उनमें कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी भी इन अंदर के डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों के लिए जिताऊ प्रत्याशियों का चयन करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है।
कल यानी कि 27 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन अब तक ना सत्ताधारी दल भाजपा और ना ही मुख्य विपक्षी कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर पाए हैं। हालांकि बैठकों का दौर दोनों ही दलों में जारी है। वहीं प्रत्याशी चयन को लेकर भाजपा में माथापच्ची ज्यादा करनी पड़ रही है। इसके पीछे की बड़ी वजह है कि उत्तराखंड में भाजपा में विपक्षी दलों के अब तक 15,000 से ज्यादा नेताओं को पार्टी अब तक शामिल कराया जा चुका है। बावजूद इसके भी कि गुरुवार को बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के सैकड़ों नेताओं को भाजपा में ज्वाइन कराया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि विपक्षी नेताओं के पार्टी में शामिल होने के साथ ही बड़ी संख्या में दावेदारों की संख्या का होना पार्टी के लिए शुभ संकेत है। भाजपा अध्यक्ष की माने तो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के पास प्रत्याशियों का टोटा है। वहीं प्रत्याशियों के मंथन के बीच कांग्रेस की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। दरअसल मंत्री रेखा आर्य ने फुटबॉल मैदान और अंतर्राष्ट्रीय हल्द्वानी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम का लोकार्पण किया, जिसको कांग्रेस ने आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से कार्रवाई करने की मांग की है। सवाल यह है कि आखिर क्यों अब तक प्रत्याशियों का ऐलान भाजपा कांग्रेस नहीं कर पाए हैं। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में साल भर के लंबे इंतजार के बाद निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 23 जनवरी को मतदान होना है, जिसके लिए 27 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि भाजपा कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों के लिए जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। हालांकि बैठकों का दौर सभी राजनीतिक दलों में जारी है। वहीं प्रत्याशी चयन को लेकर भाजपा में माथापच्ची ज्यादा करनी पड़ रही है। इसके पीछे की बड़ी वजह है कि उत्तराखंड भाजपा में विपक्षी दलों के अब तक 15,000 से ज्यादा नेताओं को पार्टी अब तक शामिल कराया जा चुका है। बावजूद इसके भी गुरुवार को भी बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के सैकड़ों नेताओं को भाजपा में ज्वाइन कराया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि विपक्षी नेताओं के पार्टी में शामिल होने के साथ ही बड़ी संख्या में दावेदारों की संख्या का होना पार्टी के लिए शुभ संकेत है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जल्द ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। देखिए, जो दल जीतने वाला होता है उस दल के अंदर अधिकतम दावेदारी दल के लिए शुभ संकेत होते हैं, और ऐसे भी दल हैं जिन पर प्रत्याशी नहीं है। तो हम सौभाग्यशाली है कि मोदी जी के नेतृत्व में, धामी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। उस दल को सहयोग करने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अपेक्षा करता है कि दल से हमको प्रत्याशी बनाया जाए। हर प्रकार की चर्चा के बाद मेरा ऐसा दल है जिस दल में प्रत्याशी होता है, सब लोग पार्टी से प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करेंगे। यही किया, सर्वसम्मति बनाकर पहली बार उत्तराखंड के अंदर हम लोगों ने एक अच्छा चुनावी तंत्र तैयार किया है, और मैं कैसा तंत्र के माध्यम से सब सीटों को जीतेंगे। चुनाव होते हैं, टिकट वितरण होता है, कोई खुश होता है, कोई नाराज होता है, तो उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन कांग्रेस फिर भी कोशिश ये कर रही है कि सामंजस्य से बैठाए और सबको एकजुट करके चुनाव लड़ाने की तैयारी करें। स्तर पर हम इस बार अपना चुनाव लड़ा रहे हैं और मजबूत प्रत्याशियों को मैदान में उतार रहे हैं। सभी सीटों पर उत्तराखंड कांग्रेस दल अपने दम पर चुनाव लड़ाएगा। किसी का समर्थन जो हमें करना चाहते हैं उनका स्वागत है, लेकिन हम किसी को समर्थन नहीं देंगे। उत्तराखंड कांग्रेस दल अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार रहा है, और देहरादून सहित हम सभी नगर निगमों में और नगर पालिका, नगर परिषदों में जल्दी प्रत्याशी की घोषणा करने वाले हैं। आपको बता दें कि राज्य के करीब 100 नगर निकायों के चुनाव साल 2018 में हुए थे, जिनका 5 वर्ष का कार्यकाल 1 दिसंबर 2023 को खत्म हो गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने निकायों में प्रशासकों की तैनाती कर दी। वहीं प्रशासकों की तैनाती के करीब 1 साल बाद निकाय चुनाव की घोषणा की गई है। वहीं निकाय चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। हालांकि कांग्रेस को अभी भी सरकार की मंशा पर संदेह है। इस बीच कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। मंत्री रेखा आर्य ने फुटबॉल मैदान और अंतर्राष्ट्रीय हल्द्वानी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स स्टेडियम का लोकार्पण किया, जिसको कांग्रेस ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की है। पार्टी को लोकतंत्र पे भरोसा ही नहीं है। वो साम दाम दंड भेद
नैतिक अनैतिक सारे तरीकों से चुनाव जीतने की कोशिश करती है। और मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में जो वातावरण है पूरे देहरादून से लेकर के पूरे राज्य के निकायों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। 1 साल से तभी तो चुनाव नहीं करवा रहे थे, चुनाव से भाग रहे थे। अब वो बैलेट पेपर लूटने की परियोजना बना रहे होंगे, लेकिन लूटने नहीं देंगे। बैलेट से चुनाव होगा और निश्चित तौर पे कांग्रेस पूरे प्रदेश के अंदर परचम ले रहे हैं। बैलेट पेपर से चुनाव अब देखिए, बैलेट पेपर भी आ गया है, ईवीएम भी आ गया है। बैलेट पेपर और ईवीएम में अब फर्क आपको महसूस तब होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बैलेट में भी जीतेगा, फिर कांग्रेस क्या बोलेगी कि ये सरकार ने गड़बड़ किया है। लेकिन कांग्रेस चिंता करे ना कहीं चंडीगढ़ वाला हिसाब ना हो जाए जिसमें अधिकारी खुद ही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी गड़बड़ नहीं करती, न गड़बड़ करेगी, न हमारे चरित्र में है, न हम इस तरह की कोई सोच रखते हैं। पूरी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि यहाँ शहरी निकाय चुनाव के चुनावी कार्यक्रम जारी हो गया है। नामांकन की तिथि, सिंबल आवंटन की तिथि, मतदान की तिथि, नतीजों की तिथि, और इसके मद्देनजर आचार संहिता भी लग गई है प्रदेश के अंदर। तो इस वक्त विपक्षी दलों ने तमाम अपने राजनीतिक कार्यक्रम जो हैं वो बंद कर दिए हैं, और आचार संहिता के जो नियम कायदे कानून हैं उसके हिसाब से राजनीतिक पार्टियां चल रही हैं। पर क्या दारोमदार या जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल की नहीं है कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा यदि आचार संहिता लगाई गई है तो उसके कायदे कानूनों को वो माने, और राज्य निर्वाचन आयोग का भी ये काम है कि वो सुनिश्चित करे कि उसके जो नियम है उनको सब मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। ऐसे में रेखा आर्या ने कल करोड़ों की लागत से लोकार्पण किया है योजनाओं का। एक तो वो आचार संहिता का उल्लंघन है, दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति के अनावरण में सैकड़ों भाजपाई एकत्रित हो रहे हैं, जबकि 4 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते आचार संहिता में। कुल मिलाकर उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, लेकिन अब तक भाजपा और कांग्रेस अपने अपने प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम निर्णय नहीं ले पाए हैं। हालांकि जीत को लेकर दोनों ही दलों के दावे जरूर शुरू हो गए। सवाल ये है कि आखिर कब तक भाजपा कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे। क्या मंत्री रेखा आर्य ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है? आखिर केदारनाथ में मिली हार के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता निकाय चुनाव के लिए कितने तैयार हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इससे वापस आते हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर से एक युवती की 0 FIR पर कोतवाली पुलिस ने शादी के नाम पर शारीरिक शोषण करने और अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप में 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि बीते माह सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर कुछ अश्लील व आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुई थी, जिस पर स्थानीय युवाओं ने आरोप युवक के खिलाफ आक्रोश प्रकट करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। वहीं अब इसी मामले में एक नया मोड़ आ गया है, जिसके चलते पीड़ित युवती द्वारा आरोपी युवक पर शादी के नाम पर शारीरिक शोषण करने और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही एक अन्य युवक पर इंस्टाग्राम पर उक्त वीडियो वायरल करने व उसे हटाने के लिए 50,000 रुपए की मांग किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवकों में से एक मुख्य आरोपी क्षेत्र का प्रमुख यूट्यूबर और फिल्म कलाकार भी है, जो पूर्व में भी पॉक्सो एक्ट के मामले में जेल जा चुका है। चर्चाओं में युवक पर आरोप यह भी है कि वह अन्य युवतियों का भी शारीरिक शोषण करके उनकी पॉर्न फिल्म बनाकर बेच चुका है, जिसके चलते युवती की तहरीर और अन्य मामले सामने आ रहे हैं। तथ्यों पर कोतवाली पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है। पुलिस का कहना है कि मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से एक 0 FIR जो कि धारा 376, 366 IPC के अंतर्गत हमारे पास आई है, कल प्राप्त हुई थी, जिसे हमारे द्वारा प्राप्त क्रमांक पर ले लिया गया है। इसमें एक महिला द्वारा किसी अमित चौहान नाम के लड़के पर आरोप लगाए गए कि इसके द्वारा शादी का झांसा देकर मुझसे फिजिकल रिलेशन बनाए और कई जगह मसूरी आदि स्थानों पर ले जाकर भी उसने उक्त कृत किया गया। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग में पिछले लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे 158 डॉक्टरों की सरकार ने सेवाएं समाप्त कर दी है। सरकार के इस एक्शन के बाद अब खाली हुए पदों पर उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से जल्द ही नई भर्ती की जाएगी। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री
डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि लंबे समय से गायब चल रहे 158 डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। इन चिकित्सकों के अनुपस्थित रहने से स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। लापरवाह व गैर हाजिर कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जिले में सबसे अधिक 21 डॉक्टरों की सेवा समाप्त की गई, जबकि अल्मोड़ा में 12, नैनीताल, चंपावत व उत्तरकाशी के 11, देहरादून व बागेश्वर के 9 डॉक्टर, वहीं टिहरी व चमोली में 13 डॉक्टर रहे। पौड़ी में 10, रुद्रप्रयाग में 7, हरिद्वार में 6, पिथौरागढ़ में 5 इन लोगों को बर्खास्त किए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न अस्पतालों के 20 और डॉक्टरों को भी बर्खास्त किया गया है। दिल्ली सीधा आपको लेके चलते हैं, जहां आप सांसद संजय सिंह राउत क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मैं आपको देख नहीं पाया, तो उन्होंने कहा कि संजय सिंह जी आप विपक्ष की मजबूत आवाज हैं। उनके ये वाक्य मैं कभी नहीं भूल सकता। बहुत प्यार से लोगों से मिलना, और जब भी सदन में वो खड़े होते थे कुछ भी बोलने के लिए, तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता था। एक ईमानदार, नेक दिल इंसान आज हम लोगों के बीच में नहीं है। मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। निश्चित रूप से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस योग्य हैं कि उनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए। उन्होंने 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं, और एक अर्थशास्त्री के रूप में उनकी पहचान पूरी दुनिया में थी। एक प्रधानमंत्री के रूप में उनका बहुत सम्मान था पूरी दुनिया में। तो उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।